Hello students, good morning. In our prospectus chapter, we are discussing about the underwriting contract. We have seen this. Now our next topic is advantages of share underwriting contract. तो ये जो underwriting contract है उसके advantages क्या है, तो investor को क्या advantages होते हैं एंड कंपनी को क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो फर्स्ट तो हमने अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में देखा था कि जब कंपनी पब्लिक में इनविटेशन देती है, लार्ज में इनविटेशन देती है, वहाँ पे वो श्योरिटी नहीं होती कि सब्सक्रिप्शन पूरा कंप्लीट होगा। दैट्स वाई ऐसी कोई सर्टेन सिचुएशन क्रिएट ना हो, दैट्स वाई कंपनी क्या करती है, अंडरराइटर अपॉइंट करती है। तो कंपनी की गुडविल को इफ़ेक्ट नहीं आएगी, कोई रॉन्ग इफ़ेक्ट कंपनी पे नहीं आएगी और उन्हें उतना सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा और कंपनी फर्दर प्रोसीड भी कर पाएगी। तो ये उसके कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू एडवांटेजेस। और अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्वेस्टर को क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो अंडरराइटर्स होते हैं तो वो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कंपनी की पूरी डिटेल्स जानने के बाद, अगर कंपनी अच्छी है, फ्यूचर उसके प्लान अच्छे हैं, रिस्क कम है वहाँ पे, वो सब डिटेल जानने के बाद ही वो गारंटी लेते। तो दैट्स वाई इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के हित में ही वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ताकि इन्वेस्टर को कोई आगे प्रॉब्लम ना आए। तो ये एडवांटेजेस है, वो फिर से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, आफ्टर हैविंग एंटर इनटू अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो अनसर्टेनिटी अमॉन्ग द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी टू कलेक्ट कैपिटल। तो एक बार आपने अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है अंडरराइटर के साथ, तो देन जो कंपनी होती है वो फ्री होती है कि अब कोई ऐसा मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला प्रोविज़न उसे फुलफ़िल नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज अंडरराइटर ने ऑलरेडी गारंटी ले रखी है। तो प्रमोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू ये उनके लिए बेनिफिट है। देन नेक्स्ट है, द अंडरराइटर ब्रोकर बीइंग expert of share market give appropriate advice to the company and hence there is no risk for the investors। तो यहाँ पे जो कंपनी है उनको वो लोग एडवाइस भी करते हैं, अंडरराइटर्स जो है वो कंपनी को एडवाइस भी करते हैं ताकि जो रिस्क है वो कम हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ना हो, ताकि इन्वेस्टर्स के हित में भी वो रिजल्ट आए। ओके, the next point is, before taking liability the underwriter brokers make necessary investigation about the condition and future of the company and thereafter enter into underwriter contract। तो हमने पहले जैसे डिस्कस किया कि अंडरराइटर कॉन्ट्रैक्ट का साइन करने से पहले वो कंपनी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, दैन उसे स्टडी करते हैं, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ताकि इन्वेस्टर्स के साथ कोई फ्रॉड ना हो। Therefore the investor are confident about the safety of their money। The company also get advantages of goodwill of underwriter brokers because of the names of reputed underwriter brokers। The investor are attracted to invest in the company। तो यहाँ पे कंपनी जब अंडरराइटर अपॉइंट करती है तो शेयर की गारंटी अंडरराइटर लेते, तो अंडरराइटर का नेम, उनकी गुडविल अच्छी होगी तो उनकी गुडविल पे इन्वेस्टर यहाँ कंपनी में इन्वेस्ट करते। तो दैट्स वाई अगर कोई अंडरराइटर के पास अच्छी गुडविल है, उसका नेम मार्केट में अच्छा है, तो उसके नेम की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर अट्रैक्ट होके और कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली बेनिफिट कंपनी को होता है। तो ये हुआ हमारा एडवांटेजेस ऑफ शेयर अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, ये एक टाइप के, हमने जो पहले प्रॉस्पेक्टस पढ़े तो ये उसके एक टाइप का दूसरे टाइप, जैसे जनरल होता है। तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी, पहले जो जनरल इशू होता था, शेयर्स का इशू होता है तो वहाँ पे जनरल पब्लिक को इनविटेशन दिया जाता है। वाइल प्राइवेट प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है कि पूरी पब्लिक को इनविटेशन नहीं दिया जाता है, कुछ किन्हीं चुने लोगों को इनविटेशन दिया जाता है। कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है तो और कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उन्हें ही ओनली इनविटेशन दिया जाता है। तो
जनरल पब्लिक को उसकी नॉलेज भी नहीं होती, बिकॉज उनको इनविटेशन दिया ही नहीं है। तो प्रॉस्पेक्टस एक टाइप का इनविटेशन है, हमें पता है, एडवर्टाइजमेंट है, एक टाइप की ऑफर है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि ऑफर ओनली किन्हीं चुने लोगों को दी जाती है, पूरी जनरल पब्लिक को नहीं दी जाती, तो इसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। द पब्लिक कंपनी इन्वाइट्स द पब्लिक एट लार्ज टू परचेज इट्स सिक्योरिटी। जनरल आईपीओ जो होता है तो वहाँ पे सारी जनरल पब्लिक को इनविटेशन दिया जाता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, तो दैट्स वाई जो भी रीड करेंगे उन्हें ये नॉलेज होगी। बट इंस्टेड ऑफ इन्वाइटिंग पब्लिक फॉर परचेजिंग प्रॉस्पेक्टस, सच कंपनी में मेक प्राइवेट प्लेसमेंट फॉर द गारंटी सब्सक्रिप्शन। तो कुछ कंपनियां क्या करती है कि उन्हें थोड़े कैपिटल की ज़रूरत है। अब उन्हें पता है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी पहले से बहुत बिल्डअप कंपनी है, मार्केट में अच्छी चल रही है, उनके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन भी अच्छा है, तो उन्हें पता होगा कि किन्हें वो ऑफ़र कर सकती है और कौन लोग हैं जो परचेज कर सकते हैं शेयर। तो कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, जनरल इशू नहीं करेगी, ओनली थोड़े परसेंटेज थोड़े ऑर्गेनाइजेशन को इनविटेशन देती है। एज पर द कंपनीज एक्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स द कंपनी मेक एन ऑफर टू अलर्ट सिक्योरिटी टू डिफाइनाइट ग्रुप ऑफ पर्सन टू परचेज सिक्योरिटीज। तो किन्हीं इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे इनविटेशन दिया जाता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को इनविटेशन दिया जाता है जो ऑलरेडी कंपनी को नोवन है कि ये लोग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उनके पास गारंटी सब्सक्रिप्शन रहता है कि यह सब्सक्रिप्शन आएगा ही कंपनी के पास, बिकॉज ऑलरेडी वो नोवन है कि वो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। मैक्सिमम 50% और सच नंबर of person as fixed by the SEBI can be invited for the minimum subscription over and above institutional purchaser and employee qualified under the employee stock option scheme। तो यहाँ पे ये नंबर जो 50 दिया गया है, मैक्सिमम 50%, तो वो सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग में भी वेरी भी हो सकता है, 50 हो सकता है, और मे बी गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू द सेबी, तो सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फिक्स अमाउंट जो होगी उसके अकॉर्डिंग ये नंबर में भी वेरी कर सकता है। तो मैक्सिमम 50% को इन्विटेशन दे सकते हैं। देन इंस्टीट्यूशनल परचेजर एंड एम्प्लॉय क्वालिफाइड अंडर एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज स्कीम, तो डिफरेंट टाइप की स्कीम्स होती है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, तो वहाँ पे क्वालिफाइड एम्प्लॉय को इन्विटेशन दिया जाता है। तो ये हुआ प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर से देख लेते, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि पूरी जनरल पब्लिक को इनविटेशन नहीं दिया जाता है, ओनली कुछ ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ इंस्टीट्यूशन को इनविटेशन दिया जाता है, तो उसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलेंगे। उसकी नंबर भी है 50 और डिसाइडेड बाय द सेबी। देन प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग प्राइवेट प्लेसमेंट, तो प्राइवेट प्लेसमेंट जो है उसके रिगार्डिंग प्रोविजन क्या है कंपनीज एक्ट में, तो वो किस रिगार्डिंग होगा प्राइवेट प्लेसमेंट, उसके रिगार्डिंग प्रोविजन, रूल्स एंड रेगुलेशन है वो डिस्कस करते हैं। द अमाउंट रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन कैन बी पेड थ्रू अ चेक और ड्राफ्ट और बाय बैंक ट्रांजेक्शन। पेमेंट कैन नॉट बी पेड इन कैश, तो यहाँ पे रूल क्या है कि पेमेंट जो होगा शेयर परचेज करने के लिए जो पेमेंट होगा वो कैश में नहीं हो सकता, ऑप्शन है कि चेक दे सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बट यू कैन नॉट पे थ्रू द कैश, तो ये रूल है। देन नेक्स्ट रूल है हमारा, द अलॉटमेंट शुड बी मेड विद इन 60 डेज, द अलॉटमेंट विद इन 60 डेज, तो जैसे एप्लीकेशन आती है, आज एप्लीकेशन आई है तो उसके 60 डेज में अलॉटमेंट हो जाना चाहिए फॉर सच टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। इफ द डायरेक्टर डू नॉट मेक सच अलॉटमेंट विद इन 60 डेज, द एप्लीकेंट शुड बी रिफंडेड द अमाउंट विद इन 50 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। तो 60 डेज में पेमेंट हो जाना चाहिए, अगर 60 डेज में पेमेंट नहीं होता है तो उसके आफ्टर के 15 डेज में जो इन्वेस्टर है उसको रिफंड दे देना है। अगर डायरेक्टर ने अलॉटमेंट नहीं किया है
तो उसके 15 डेज के अंदर वो रिफंड हो जानी चाहिए अमाउंट जो एप्लीकेशन के टाइम पे उसने दी थी. ओके. Then next, on the failure to make payment within 50 days after expiry of 60 days, the interest of 12% per annum is to be paid by the company from the date of expiry of 60 days till the date of refund. तो अगर 60 डेज के आफ्टर जो 15 डेज थे उस टाइम तक भी आपने इन्वेस्टर को रिफंड नहीं किया है उसकी एप्लीकेशन मनी, तो फिर 12% की इंटरेस्ट लगेगी उस अमाउंट पे. तो वो डेज कब से काउंट हो गए कि ये 16 डेज से लेके जब आप रिफंड करते हो वो मनी, तो उतने टाइम पीरियड में जितने डेज हो गए उतना डेज का इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा. ओके. देन नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, द अमाउंट रिसीव्ड इन सच टाइप should be kept in a separate account of a scheduled bank. तो जो एप्लीकेशन मनी आती है तो वो शेड्यूल बैंक में एक अलग अकाउंट ओपन करके वहाँ पे रखी जाती है. वो क्यों? बिकॉज हमने पहले एस्क्रो अकाउंट भी एक बार डिस्कस किया था कि एस्क्रो बैंक अकाउंट क्या होता है, कि जब एप्लीकेशन मनी आती है तो हम उसे एक अलग टाइप शेड्यूल बैंक जो होती है तो बैंक में एक अलग से अकाउंट कंपनी ओपन करती है और उस अकाउंट में वो मनी ट्रांसफ़र होती है. तो और ये क्यों होता है? बिकॉज जब आपको रिफ़ंड करना होता है तो कोई क्वेश्चन अराइज ना हो, दैट्स वाई ईजिली आप रिफ़ंड कर सको, दैट्स वाई ये प्रोविज़न होता है. तो आप अलग एक अकाउंट ओपन करके वहाँ पे वो मनी रख सकते हैं. ओनली सच पर्सन विल बी गिवन द इंटीमेशन for the private placement whose names are registered by the company before giving invitation for subscription. Such person will be intimated for subscription by name. तो किन लोगों को इन्विटेशन दिया जाता है? तो whose names are registered by the company before giving invitation. तो उन लोगों के नाम कंपनी के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे बिकॉज कंपनी ऑलरेडी उन्हें जानती होगी, तभी वो अजम्पशन लगा पाएगी कि वो ये इस पार्टी से सब्सक्रिप्शन कम्प्लीटली होगा, ये पार्टी ऑलरेडी कंपनी में शेयर के लिए इन्वेस्ट करेगी. तो ये श्योरिटी होती है हमारे पास. तो दैट्स वाई किनको इन्विटेशन दिया जाता है? वो नेम्स आर रजिस्टर्ड बाय द कंपनी बिफोर गिविंग इन्विटेशन फॉर सब्सक्रिप्शन. देन नेक्स्ट है, द records regarding such intimation will be maintained after as decided and after passing resolution regarding concerned private placement. तो उसकी सारी रिकॉर्ड रखी जाती है कि जिसको भी इंटीमेशन दिया गया है तो उसकी रिकॉर्ड रखी जाएगी. द कंप्लीट डिटेल अबाउट इट शॉल बी प्रेजेंटेड बिफोर द रजिस्टर विद इन 13 डेज. तो इसकी सारी डिटेल रजिस्ट्रार को हमें सेंड करनी होगी. टाइम पीरियड है 30 डेज का. The companies resolving to have private placement in such a manner shall not be entitled to make any advertisement for providing information to public about such resolution. यहाँ पे resolution होगा. Companies resolution to have private placement in such a manner shall not be entitled to make any advertisement for providing information to public about such resolution. तो प्राइवेट प्लेसमेंट करने से पहले हमें क्या करना होगा? रिजोल्यूशन पास ऑन करना होगा. वो रिजोल्यूशन किस रिगार्डिंग है, कब हुआ है, उसके अंदर क्या डिसाइड हुआ है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को नहीं देनी है बिकॉज यहाँ पे हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं. तो उसके अंदर जो भी डिसाइडेड हुआ है तो उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को लीक नहीं होनी चाहिए या पब्लिक को नहीं देनी है. ओके. When company allots subscription in this manner, the names, address, number of allotted subscription and all other information about the indemnity holder are required to be presented before the registrar of companies. तो जब एप्लीकेशन आ जाती है उसके बाद जब अलॉटमेंट होती है तो अलॉटमेंट हो जाने के बाद जो इन्वेस्टर हो गए उसकी सारी डिटेल लाइक एड्रेस ले लो, नेम ले लो, नंबर ले लो, कितने शेयर अलॉट किए, वो सारी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के बिफोर वो प्रेजेंट करनी होती है.
रजिस्ट्रार के बिफोर ये इन्फॉर्मेशन भी होती है, जहाँ पे टाइम पीरियड था 13 डेज, यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया, तो ये इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार के बिफोर प्रेजेंट करनी होती है। ओके, तो ये हमारा हुआ प्रोविज़न रिगार्डिंग प्राइवेट प्लेसमेंट। तो आज हमने प्राइवेट प्लेसमेंट डिस्कस किया, देन एडवांटेजेस ऑफ अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर होता है।